नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में कुछ बिल पारित किए गए हैं। कांग्रेस ने इनका विरोध किया है। इसके साथ ही हरियाणा में सिपाहियों की परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर भी विधानसभा में खूब हंगामा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। हुड्डा साहब, पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद बलवंत जी। बेरोजगारी की दर आप पहले भी आरोप लगाते रहे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। अब 5,000 सिपाहियों की भर्ती का जो पेपर हुआ था वो परीक्षा के से पहले ही लीक हो गया। क्या कहेंगे आप? ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। आप को जैसे जानकारी है कि ये 28वीं बार पिछले कुछ सालों में ये पेपर लीक की इस तरह की घटना हुई। एक बार हो जाए हम माफ़ कर दें, दूसरी बार भी मौका दे दें, मगर जब 28 बार हो और ऐसे प्रदेश में हो जहाँ का युवा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर की मार झेल रहा हो, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कौन जिम्मेदारी ले? युवाओं के भविष्य चौपट हो गए। लाखों युवाओं ने पेपर के चक्कर में किसी को लाख दिए, किसी को 5 लाख दिए, 7 लाख दिए पेपर कि भाई मरता क्या ना करता, और पेपर कैंसिल। वो आगे कहाँ जाएंगे? और ये जो 2-4 पेपर ठीक भी हुए थे, अब वो भी शक के दायरे में है कि जब 28 पेपर लीक थे तो जो ठीक हुए थे उसका मतलब ये हो सकता है कि वो लीक तो हुआ हो मगर पकड़ा ना गया हो। तो ऐसे में सीबीआई की जांच हो इस पूरे मामले की, और सरकार ने जो जवाब दिया कि सीबीआई की जांच नहीं कराएंगे, पुलिस से जांच कराएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं तार सरकार में जुड़े हुए बड़े लोगों के साथ तार जुड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ये कई अपने चहेतों को पेपर पास कराने के चक्कर में प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में धकेलने का काम इस सरकार ने किया है। एमपी साहब, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हर साल परीक्षाओं की सिक्रेसी पर 25 करोड़ रुपए खर्च करता है। अगर 25 करोड़ रुपए खर्च करके भी ये हालात हैं, आपको लगता है कि कर्मचारी चयन आयोग भी इसमें शामिल होगा? नहीं, निश्चित तौर से कौन कौन है, क्या क्या है, ये जांच का विषय है, मगर कर्मचारी चयन आयोग और सरकार में भी कई बड़े लोग इसमें शामिल पाए जा सकते हैं, ऐसा आज पूरे प्रदेश को पता है। ये गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग की विश्वसनीयता तभी कायम हो सकती है जब इस मामले की सीबीआई जांच हो। तो मुख्यमंत्री सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवाना चाहते? यानी कि दाल में कुछ काला है। सरकार सीबीआई जांच से पीछे हटना और ये कहना कि हरियाणा पुलिस सक्षम है तो शक के दायरे में है सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक इस मामले में। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि सारी प्रक्रिया ठप हो जाएगी, कर्मचारियों की भर्ती करना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा होगा सीबीआई जांच से? ये एक केवल आई वॉश करने के लिए कह रहे हैं। जो प्रक्रिया है, आप पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे जो है, आप कमीशन को आप अपना जो है बर्खास्त करने की आवश्यकता है। जब 28 पेपर लीक हो जाए तो क्या बचा? उनको बर्खास्त करके और सीबीआई जांच बिठाए, आपने मेंबर्स लगाएं। ये सरकार इच्छा शक्ति रखे, मगर इच्छा शक्ति नहीं है सरकार में। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि अदृश्य हाथ सरकार का दिखाई देता है। ये हरियाणा के लोग बच्चा आज ये कह रहा है। एमपी साहब, अभी मानसून सत्र में कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया था कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की जान चली गई है, और मुख्यमंत्री ने इस जवाब में कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान नहीं गई। आप क्या कहेंगे, सच क्या है? देखो, सच प्रदेश जानता है। ऑक्सीजन कमी थी कि नहीं थी, आप और हम जानते हैं। हरियाणा का एक एक अस्पताल प्राइवेट और सरकारी जानता है, उसके डॉक्टर जानते हैं। क्या ये सच नहीं है? हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का अस्पताल रोहतक, पीजीआई रोहतक, उसके अंदर 2 हफ्ते तक एक बोर्ड लगा दिया कि दाखिला नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं है। ईएसआई फरीदाबाद के अंदर बोर्ड लग गया नोटिस पे कि अब दाखिला नहीं होगा और पेशेंट नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं है। अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर, खानपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिले बंद हो गए कि ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या उस समय लोग करा के ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के कारण अपने जान लोगों को नहीं गंवानी पड़ रही थी क्योंकि आपने दाखिले बंद कर दिए, अस्पताल दरवाजे बंद कर दिए? कहाँ जाते वो लोग? और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर हर रोज़ एक खबर कि आज गुड़गांव में 5 ऑक्सीजन की कमी की वजह से वीडियो हैं। एक जगह तो सारा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ छोड़ के भाग गया क्योंकि
ऑक्सीजन नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री जी ने जो ये कहा कि कोई प्रमाण सामने नहीं आ रहा कि भाई ऑक्सीजन की कमी थी, मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, मैं अपना कॉल रिकॉर्ड एक प्रमाण के तौर पे देना चाहता हूँ। मेरे फ़ोन का कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक 20-20 घंटे हम जो है लगे रहे, एक दिन में टेलीफोन एक एक का भी ऑक्सीजन भिजवाओ, कैसे भी भिजवाओ, कहाँ से भिजवाओ। और उसके बाद केवल मैं मरीजों की बात नहीं कर रहा, मरीजों के साथ साथ अस्पतालों के मालिकों के टेलीफोन, प्राइवेट अस्पताल हो चाहे बड़े से बड़ा, मेदांता से लेकर आर्टिमिस तक, छोटे नर्सिंग होम एक एक, चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हों हरियाणा के, उनके डायरेक्टर्स के टेलीफोन कि भाई हमारे ऑक्सीजन भिजवाओ, एमपी साहब ऑक्सीजन की कमी है, आप बात उठाओ। फिर हमने डीसी से बात करी, हर जिले के डीसी से बात करी। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, कोई डीसी इसको मना कर दे अगर कमी नहीं थी तो। और जब ये डीसी से बात करी तो डीसी ने बताया कि हमने जितनी डिमांड करी ऑक्सीजन की, उसकी केवल 1/3 ऑक्सीजन हमें प्राप्त थी। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए, जिले के डीसी का कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए, आपको पता चल जाए ऑक्सीजन कितनी कमी थी, दवाइयों की कितनी कमी थी। आप केवल झूठ बोल के, इतना बेदर्द और इतना अमानवीय झूठ बोल के अपना पल्ला ना झाड़ें। हमने इसको राजनीतिक मुद्दा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। हमने इसको राजनीतिक मुद्दा तब भी नहीं बनाया, मगर आज भी अगर आप ये कह रहे हैं तो यानी कि तीसरी अगर कोई वेव आ गई तो आप तब भी कोई तैयार या जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का। एमपी साहब, जो भूमि अधिग्रहण बिल जो पारित किया गया, कांग्रेस ने इसका बड़ा विरोध किया है। विरोध की वजह क्या है? क्योंकि ये कानून किसान विरोधी है। जो एक लंबे समय के बाद भूमि अधिग्रहण में के कानून के अंदर जो एक संशोधन यूपीए के समय लाया गया था, जिसमें हुड्डा साहब का एक बड़ा हाथ था, जिसमें ये आई थी बात कि किसान के हकों को सुनिश्चित किया जाए, उनको पूरा मुआवजा मिले, उनकी सहमति का प्रावधान हो, वो सारे ध्वस्त कर दिए गए। इस नया कानून जो पास किया है हरियाणा विधानसभा ने, इसमें काफ़ी हद तक डीसी को पावर दे दी। कलेक्टर अपने हिसाब से उसका फैसला करे और इंक्वायरी की फर्दर ज़रूरत नहीं है। ये एक अपने आप में एक ड्रैकोनियन ये प्रावधान है इस कानून का, जिसको लेके आज मैं समझता हूँ कि इस नए कानून को किसानों के लिए चौथा काला कानून की संज्ञा मैं देता हूँ। और इसको लेके हम हर स्तर पे लोगों को जागरूक करेंगे, इसका विरोध करेंगे। क्या हम ये माने कि इस कानून के पारित होने के बाद, राज्यपाल के दस्तखत होने के बाद, किसी किसान की सहमति से ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी? वो चाहे असहमत हो, सरकार उस ज़मीन को अधिकृत कर लेगी? हाँ, कर सकती है। दूसरा, पिछले 9 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ वो धरने पर बैठे हैं बॉर्डर पर। सरकार बातचीत के लिए तो कहती है, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं नरेंद्र तोमर साहब, केंद्रीय कृषि मंत्री, कि कानून वापस नहीं होंगे। आपकी नज़र में इस आंदोलन का क्या समाधान हो सकता है? देखिए, ये इस बातचीत के कोई मायने नहीं है। हम कहें हम बातचीत तो करेंगे, बात नहीं मानेंगे। बात को एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे और उसको बातचीत की संज्ञा देंगे। ये अर्थ नहीं इसका। मेरी दृष्टि में सरकार इन 3 कानूनों को विड्रॉ करे और निरस्त करे, क्योंकि अब तो निरस्त ही करने के लिए लाना पड़ेगा। और निरस्त करने के बाद प्राइवेट, अगर निजी खिलाड़ियों को, निजी प्राइवेट प्लेयर्स को अगर फसल खरीद के क्षेत्र के अंदर सरकार लाना चाहती है, जिस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए सरकार एक नए बिल का मसौदा तैयार करे, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटीड एक कानूनी प्रावधान जोड़ा जाए। जैसे कि हमने बार बार एक सुझाव दिया है, हुड्डा साहब ने बार बार वो सुझाव दिया है, उससे कम पे कोई ना कोई जो है सज़ा का प्रावधान हो, और वो नया मसौदा तैयार करके दोबारा से संसद में लाया जाए और स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, ताकि उसके बाद सारी किसान संगठनों को बुला के स्टैंडिंग कमेटी के सामने उनके भी विचार लिए जाए। कृषि क्षेत्र में एक बड़ा अगर बदलाव आप लेके आएंगे तो एक सहमति बनाकर वो बदलाव लेके आएंगे, तो मैं समझता हूँ सबके लिए, देश के लिए, किसानों के लिए और सरकार के लिए भी, सबके लिए वही एक बेहतर रास्ता होगा। इस तरह से टकराव पैदा करके और किसान की आवाज़ को कुचल के आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो इसमें ना देश का लाभ है, ना सरकार का लाभ है, ना किसान का लाभ है। आपने अभी राज्यसभा में इस मुद्दे पर नोटिस दिया था, आपका डिसअलाउ कर दिया गया।
क्यों केंद्र सरकार इस पर चर्चा नहीं करनी चाहती? बड़े दुख की बात है। ऐसा लगता है कि देश की संसद में तो किसान के शब्द को इस सरकार ने असंसदीय शब्दों की सूचावली में अंकित कर दिया है। क्योंकि जब जब मैंने किसान आंदोलन की बात करी, मेरा माइक स्विच ऑफ हो गया। यहाँ तक कि एक बार मैं शहीद किसानों के नाम ले रहा था, जो जाने गई हैं, उनके नाम ले रहा था, मेरे माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया। क्या कसूर था उन किसानों का? आप तो उनके प्रति संवेदना रखते नहीं, कोई सहानुभूति के दो शब्द आपके किसी सांसद मंत्री के जवान से निकले नहीं। हम उनका नाम भी सदन में नहीं ले सकते। क्या भारत देश के किसान की पीड़ा को लेकर भारत देश की संसद में हम नहीं जाएंगे तो क्या हम नाइजीरिया की संसद में जाएंगे? दीपेंद्र जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने ये कहा है कि जो बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनकी तादाद 220 के आसपास है, उनकी वो एक सूची तैयार करवा रहे हैं। और उनका मकसद ये है कि 5 लाख रुपए का उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा और उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सके। ताकि हरियाणा सरकार ने ना तो कोई मुआवजा दिया, ना कोई सरकारी नौकरी की अनाउंसमेंट की। क्या आप क्या कहेंगे इस मुद्दे? इसमें सबसे पहले तो मैं चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि देश में सबसे पहले इन किसान परिवारों की सुध किसी ने ली तो उन्होंने ली, और हर परिवार को 2-2 लाख रुपए उनके आर्थिक मदद हरियाणा विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से अपने निजी जेब से, क्योंकि कोई फंड नहीं, आज हम विपक्ष में हरियाणा में, निजी तरफ से 2-2 लाख रुपए की सहायता इन परिवारों का करने का संकल्प लिया। और एक ऐसे परिवार जो हरियाणा के अंदर हर ज़िले के अंदर मैं स्वयं एक परिवार में लगभग जाने का जो है वहाँ पे मैं स्वयं गया और हमारे विधायक गए। उसके बाद मैं धन्यवाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भी करता हूँ कि उसके बाद ये जब हरियाणा में एक फ़ैसला हुआ, उसके बाद उन्होंने भी जो है ये कदम उठाया और जो है उनको सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए की सहायता की एक बात उन्होंने एक जो है उसका एक नीतिगत तरीके से फैसला लिया। यदि कभी हरियाणा के अंदर अगर कभी सत्ता परिवर्तन आता है, इन किसान परिवारों को हम भी जो है इनकी कुर्बानियों को भुलाने नहीं देंगे। पहले ये जो नीतिगत फैसला पंजाब में लिया गया, कहीं ना कहीं जो कंडेला के शहीद थे उनको जिस तरीके से हुड्डा सरकार जब बनी हरियाणा में, उस किसान आंदोलन के शहीदों को जो परिवारों को जो नौकरी देने का फैसला था, उसी के तर्ज पे लिया गया है। उसी कानून को हम उसी नीति को दोबारा हरियाणा में लेके आएंगे। एमपी साहब, आखिरी सवाल है कि विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर पर कांग्रेस के विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों को दोपहर के भोजन पे बुलाया था। इसको मीडिया में एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है कि हुड्डा साहब के साथ कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। इसकी क्या वजह थी? देखिए, ये मीडिया किस प्रकार से किस इवेंट का आकलन करता है, ये तो मीडिया का कार्य क्षेत्र है। मगर जो है एक मैं समझता हूँ एक अच्छा संदेश एक लगभग हरियाणा के कांग्रेस के सभी विधायक और लगभग सभी पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद, जो कल जो एक कार्यक्रम रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिसकी मेज़बानी करी, तो उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सबने एक निश्चित तौर से साथ मिलकर यही संकल्प किया कि आने वाले समय में एक जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी हरियाणा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की ये जो सरकार, भाजपा जजपा की सरकार, इस सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठाने का काम किया, हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते से उतारने का, उस पटरी से उतारने का काम किया है। तो ऐसे में एक सकारात्मक विकल्प हम लोगों के बीच में लेके जाए, लोगों की हकों की लड़ाई लड़े, इस सरकार पे दबाव बनाएं और जो है एकजुटता के साथ हम एक सरकार पे दबाव बनाएं, ताकि सरकार, ये सोई हुई सरकार, अहंकार में डूबी हुई सरकार कुछ जागे। तो ये एक संकल्प लोगों ने सभी ने लिया मिलजुल कर, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा संदेश प्रदेश में गया है। शुक्रिया दीपेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद तक्षक साहब। तो ये थे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एकजुटता के साथ काम करेगी और लोगों के जनहित के मुद्दे जो हैं वो सरकार के सामने जोर शोर तरीके से उठाए जाएंगे। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक,
चंडीगढ़।